मुझे नहीं लगता कि देखिए ये जो जियो पॉलिटिक्स है वो डायनामिक होती है। आज इधर का उधर, और कभी आपको लगेगा कि इनके अच्छे संबंध बहुत हैं और अचानक से संबंध खराब हो जाते हैं। तो ये डायनेमिक्स है। जो चीज इसमें कांस्टेंट है वो होती है आपकी नेशनल पॉलिसी, टू हाउ टू डील विद देम। तो मेरे ख्याल से भारत की नेशनल पॉलिसी जो है कि मोदी जी ने 2014 में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि ना हम आंख दिखा के बात करेंगे, ना हम आंख झुका के बात करेंगे। देखिए, व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि ये जो डायनेमिसिटी है ना, ये तो बदलती रहती है। अभी अरब्स में फूट पड़ी हुई है बिकॉज कि जो ईरान का लेकर के अरेबिक देशों में जो फीलिंग थी वो सभी शेयर नहीं करते हैं। कुछ चाहते थे कि ईरान के ऊपर हम एक्शन लें, कुछ चाहते थे कि हम एक्शन नहीं ले, वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि बेसिकली लड़ाई अमेरिका इजराइल की है ईरान के साथ, और इसमें सऊदियों का कोई लेना देना नहीं है। मगर चूंकि ईरान ने हमला किया था इन लोगों के ऊपर, अरबों के ऊपर, तो वो उसे बहुत चोटिल थे, और खासकर यूएई की तो इमेज ही खत्म कर दी। यूएई पे उन्होंने शायद बम से उतना चोट नहीं किया अर्जु जी, वो डैमेज नहीं किया जो बम कर सकता था, बल्कि उन्होंने डैमेज कर दिया यूएई का ब्रांड, दैट इट इज द सेफेस्ट कंट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ। वो खत्म कर दिया उन्होंने। फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स ये जो एक इमेज सऊदियों अरबों ने बनाई थी, उसको तो ईरानियों ने काफी हद तक डैमेज पहुंचा दिया। तो उसको देखते हुए जियो पॉलिटिक्स में नई चेतना आई। मतलब आरजू जी, अब आप जियो पॉलिटिक्स को ऐसे सोचिए, क्या कोई सोच सकता था, इवन इन समवन्स वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, क्या कोई ये वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोच सकता था कि ट्रंप कभी ये कहेंगे कि पाकिस्तान इज माय फेवरेट कंट्री, आसिम मुनीर इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, शहबाज शरीफ तो मेरे अपने बेटे की तरह है। ये कभी उम्मीद की जा सकती थी, आशा की जा सकती थी? नहीं की जा सकती थी, लेकिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप के 3 बेटे हैं मिलानिया से, एक उनके अपने बेटे जो है, उनका नाम मैं भूल गया, दूसरे जो है वो आसिम मुनीर, और तीसरे जो है वो शहबाज शरीफ। अपने दत्तक पुत्रों की तरह ही वो उनको ट्रीट कर रहे हैं भाई। तो पॉइंट इसमें यह है, जो ट्रंप सुबह उठ करके पाकिस्तान को गाली देते थे, पूरा कैंपेन एंटी पाकिस्तान किया, एंटी मुस्लिम किया, आज वो जाकर के कह रहे हैं कि हमारे तो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल में से कोई है। तो देखिए, ये डायनामिसिटी बदलती रहती है, इसका कोई एक फॉर्म एंड शेप नहीं रहता। वही मैंने कहा कि आप कैसे डील करेंगे वो कांस्टेंट रहता है। तो इंडिया की कांस्टेंट रही है। अब एक चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया छोड़ रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी का, वो तो है न्यूट्रलिटी जो थी, नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, वो धीरे धीरे अब इंडिया को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट बेसिकली वाज एन अलाइनमेंट। अगर आप नॉन अलाइनमेंट की जो एनालिसिस कीजिए, तो फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस इट वाज एन अलाइनमेंट विद द यूएसएसआर, ठीक है ना, इन द गार्ब ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हमने उनकी पॉलिसियां ली, हमने यहाँ 5 इयर्स इकोनॉमिक का पॉलिसी चलाया, हमने खुद को सोशलिस्ट डिक्लेयर करके, हमारे सारे के सारे रिलेशनशिप रशिया से रहे, बट वी स्टिल कॉल्ड आवरसेल्व्स नॉन अलाइन्ड। हमारी नॉन अलाइनमेंट बस इतना थी कि वी डिडंट बिकम पार्ट ऑफ एनी ऑफ द बेलिजरेंसी और एनी ऑफ द व्हाट यू कॉल कोल्ड वॉर, परहैप्स, यही हमने किया। लेकिन बाकी फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस हम शुरू से यूएसएसआर के साथ थे, यूएसएसआर से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन, इसने भारत को बहुत प्रभावित किया। अब धीरे धीरे इनका प्रभाव खत्म होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस जो है वो अबू धाबी या यूएई से रिलेशनशिप इंडिया के बढ़ते हुए वो एज अ थ्रेट देखेंगे, बल्कि वो एज अ यूजफुल मींस देखेंगे कि कल को जो संबंध खराब कर दिए हैं ट्रंप साहब ने इंडिया के साथ, उस ट्रंप को रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। तो आई थिंक इट्स अ चिप दैट दे वुड लाइक टू यूज लेटर ऑन, तो वो उसको ढील देंगे। यूएई और इंडिया के रिलेशंस में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के बीच में इजराइल भी, और इजराइल जहां पे है वहां अमेरिका नहीं है, ये बात मानना मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल। तो कोई डिस्कम्फर्ट के चांसेस नहीं है, ये अमेरिका के आशीर्वाद से ही हो रहा है जो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बोले तो इजराइल और यूएई ना करें, ऐसा नहीं है। और इंडिया पे भी काफी हद तक उनकी कहानी चलती है। बहुत सारी चीजें इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर में की हैं,
मैं नाम बता सकता हूँ आपको कौन सी डील्स थी जो कि अमेरिका के प्रेशर में हुई, ठीक है। ईरान से तेल खरीदना बंद किया हमने, अमेरिका के प्रेशर में बंद किया, इसको आप डिनाई कोई नहीं कर सकता, राइट। और हमने मैं बताऊं तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन ये भी बंद हुई, अमेरिका बंद हुई। तो बहुत सारी चीजें थी जो हुई, और डिस्कम्फर्ट कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है डिस्कम्फर्ट अमेरिका की जगह पाकिस्तान में, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री इंडिया के फेवर में है, तो पाकिस्तान को यह डिस्कम्फर्ट दिखेगा, पाकिस्तान को यह प्रॉब्लम्स दिखेंगी। और जाहिर है पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, अब बहुत सारे लाहौर में बैठे हैं बेचारे, परेशान भी हैं कि ये हो क्या रहा है यार, ये मुसलमान का पता था कि मुसलमान हमारे हैं और ये इंडिया के काफिर की ओर जा रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम दिख रही है कई जगह से, कई हलकों में, टू बी प्रिसाइज। खासतौर से जो जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि मतलब हम बड़े करीब हैं अमेरिका के, हम तो लंच डिनर करके आ रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मामला गड़बड़ है कि इंडिया इंडिया अमेरिका इंडिया यूएई, ओ अच्छा पाकिस्तान इंसिडेंट बोलिए, इसमें इंडिया का कोई वो नहीं है। 15,000 पाकिस्तानी उसने निकाल भी दिए। 15,000 पाकिस्तानी निकालने के बाद वो इंडिया के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हो रहा था वो जो मुस्लिम उम्मा था वो उम्मा तो कोलैप्स कर गया। नहीं, मगर ये जो निकाले जा रहे हैं ये हरगिज इसलिए नहीं निकाले जा रहे कि कोई भारत से नजदीकियां हो गई हैं या पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है। जिस तरह के लोग हमारे यहाँ से जाते हैं, जो कि जाहिर है कि एक तरह से स्किल लेवल नहीं होती, तो इस वजह से भी तो निकाला जा रहा है ना। हमारी अपनी जो गलतियां हैं उसको क्यों नहीं हम लोग मेंशन करते। ये बात मैंने सबसे पहले बोली ना कि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं था, लेकिन टाइमिंग दोनों का सेम, इसलिए भी प्रॉब्लम है, वो कनेक्शन बना। अब दूसरी चीज ये कि पूरे सिचुएशन में अगर आप देखें तो यूएई जो था, अब तक पाकिस्तान बोलता था हम मुस्लिम उम्मा हैं, हम मुसलमानों के, हम तो मानते ही नहीं किसी बॉर्डर को ना, यहां से लेकर के मोरक्को तक सारे मुसलमान ही के। वो थ्योरी टूटी, वो थ्योरी अब पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगी। ये थ्योरी पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो इन्होंने जो जिहाद की अफीम खा रखी है और गजवा हिंद की अफीम खा रखी है, वो अफीम इतनी स्ट्रांग है कि उस अफीम मतलब एक तो मतलब बड़ी टॉप क्वालिटी की अफीम है, हाईएस्ट ग्रेड वाली, और दूसरी चीज वो अफीम खिलाने के बाद उसको डबल करने के लिए उसके ऊपर एक इंजेक्शन भी दे दिया गया कि इसका नशा डबल हो जाए। तो नहीं समझ में आएगा किसी को, लेकिन समझ में तब आएगा जब पूरा कोलैप्स हो जाएगा। सोचिए कि एक मुस्लिम कंट्री यूएई, उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, वहां पे उसको डिफेंस इक्विपमेंट दिया, तो डिफेंस इक्विपमेंट ये सारा तो पाकिस्तान से भी ले सकता था ना, यूएई नहीं लिया, या किसी और से ले लेता, नहीं लिया। वो यूएई वो एक और मुस्लिम कंट्री से लड़ रहा है, दो मुस्लिम कंट्री से, मतलब इस तरफ ईरान से लड़ रहा है, उस तरफ सऊदी से लड़ रहा है। तो मुस्लिम उम्मा तो इस वॉर ने मुस्लिम उम्मा को ऐसा कोलैप्स किया है कि मतलब इररिपेरेबल है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी, वो ओआईसी भी कोलैप्स होता देखा यहाँ पे, ओपेक भी कोलैप्स होता देखा। तो इसने सारे कॉन्फ़िगरेशंस तोड़ दिए, और कॉन्फ़िगरेशंस टूटने से ये पता लग रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम में इजराइल विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट एरिया। इजराइल एक मेजर रोल प्ले करेगा। इजराइल वहां पे ये बताएगा कि इसके रिलेशन इससे, और इजराइल विल बी वन ऑफ द प्रीमियर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम वर्ल्ड। बल्कि मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, उनके तो टर्म्स नॉर्मलाइज हो चुके हैं, वो ऑफिशियली डिक्लेयर होने का प्रोसेस में थे, ठीक है ना। उन्होंने तो यूज किया यूएई को एज अ प्रॉप कि तुम आगे बढ़ो। बिना, आप क्या समझ रही हैं, यूएई ने जो I2U2 शुरू किया था, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो बिना सऊदी अरबिया के आशीर्वाद के शुरू हो गया था? संभव ही नहीं। सऊदियों ने तो ये कहा था कि हमें इजराइल से जो है वो संबंध अच्छे बनाने हैं। ईरान ने जितने भी अटैक किए थे, जब पहली बार अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, उसमें बहुत सारे ईरानी जो मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट करने का काम सऊदियों ने किया था। इस बार भी सऊदियों ने एक तरीके से क्या, सऊदीज आर इन फेवर ऑफ इजराइल। सऊदियों से पूछा गया आपका दुश्मन ईरान या इजराइल है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा दुश्मन इजराइल नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन तो ईरान है। तो वो तो साइड ले चुके हैं, इसको बस क्लियर करना बाकी है। ये आप समझ लीजिए, ये जो हमास और ये जो हिजबुल्ला और ये जो कोई भी ये सब जो थे, जैश, लैश, पैस, ये सब जितने थे,
ये सारे ईरान के आशीर्वाद से चल रहे थे भाई। देखिए ट्रम्प को लोग जो भी कहे, मैं तो ट्रम्प को भैया गुरु मानता हूं कि उसने तो कमर तोड़ दी इस आतंकवाद की कम से कम। अब इसको वापस से खड़े करने में कई साल लगेंगे लोगों को। उसने इतना काम तो कर दिया है, हालांकि ही सस्टेन्ड वेरी ह्यूज का मतलब उनको कॉस्ट तो पे करना पड़ा। मैंने पढ़ा उनके 42-43 तो उनके भी टिक गए हैं, ड्रोन रिपर्स और ये सब चीज। ठीक है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। तो मैं ये कह रहा हूं आरजू जी, मैंने आपसे फिर कहा, आने वाली सदी में, इस सदी में सिर्फ 2 लीडर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको मैं पसंद करता हूं, लेकिन रिस्पेक्ट जिनके लिए मेरा आदर्श में सर झुकता है, एक है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, लेकिन योगी जी। उसके बाद अगर मैं किसी को बहुत उन्नत मानता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं मानता हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब। मोहम्मद बिन सलमान साहब विजनरी हैं, उनके पास इस समस्या का सलूशन है, वो समझते हैं। मैं अल्लाह से यही प्रेयर करूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब की दोनों हाथों को वो मजबूत करें, उनके रिजॉल्व को मजबूत करें। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो मुस्लिम वर्ल्ड तो कोई नहीं बच रहता है, सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड और नॉन अरब वर्ल्ड रहता है। अरब वर्ल्ड को आप इस्लामिक वर्ल्ड कहना चाहें तो कह लें, बाकी किसी को मैं इस्लामिक वर्ल्ड नहीं कहना चाहूंगा। तो मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा फैन था। वो मोहम्मद बिन सलमान इस देश देखिएगा अरब वर्ल्ड के लिए कुछ करेंगे। 2 ही लोग हैं पाकिस्तान के लिए, हम और रोहित दादा कुछ करेंगे, और अरब वर्ल्ड के लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब। आप दोनों क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए, जरा पता लगे। बातें करेंगे बातें करने से हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन वाकई में रोहित, आपको लगता है कि एमबीएस या मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे? देखिए अभी तो एमबीएस अच्छा काम कर, इसमें कोई शक नहीं। एमबीएस ने जो कंट्री को उठाया है इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब जो राइट्स वो दे रहे हैं, विमेन को ड्राइविंग राइट्स दिए हैं। फिर उसके बाद वहां पे सलमान खान की फिल्में आई, सलमान खान वहां पे परफॉर्मेंस करके आए, और अब आगे एशियन गेम्स आ रहे हैं सामने। तो हम ये देख रहे हैं कि वो उन्होंने अपने कंट्री को बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाया, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक बात ये कि हाँ, आगे फ्यूचर में वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर में उनका कंट्री टॉप इकोनॉमीज में आए। भाई तेल, ऑयल ओरिएंटेड इकोनॉमी कितना चल सकता है? ऑयल ओरिएंटेड इकोनॉमी 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पे नहीं जा सकती। उन्हें भी ये बात पता है। हमें शॉपिंग चाहिए, हमें अपनी कंट्री को इकोनॉमिक हब बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें अपने कंट्री को हब बनाना है। मोहम्मद बिन सलमान इस काम में लगे हैं, और उनसे ज्यादा विजनरी लीडर सऊदी में तो आज तक नहीं है। मैं बिल्कुल मानूंगा, सऊदी में आज तक नहीं है। जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, अच्छा, ही इज नॉट गोइंग एंटी इस्लाम, वो एंटी इस्लाम नहीं जा रहे, वो प्रो इस्लाम है, और वो बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम का इंटरप्रिटेशन दे रहे। हदीसों में जो लिखा उन्होंने साफ बोला कि भाई हदीसों में 300 साल बाद लिखा गया, जो लिखा गया हम उसको सारे को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ जो अच्छी चीजें उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। काश ये अकल पाकिस्तान के हुक्मरानों में आ जाती। शहबाज शरीफ साहब एक बार जाते तो ये भी पूछ लेते यार क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, दूसरा, बिना हिजाब के नहीं निकल सकती लड़कियां। अब देखिए, बिना हिजाब के निकलने की, हाँ, हिजाब के बगैर भी निकल सकती है, ड्राइव भी कर सकती है। और बहुत सी दूसरी गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं, इजिप्ट वगैरह, जहां पर बहुत मॉडर्न तरीके से फीमेल्स रहती हैं, यूएई में और कई जगह। अब अगर एमबीएस जो है वो इस वजह से ये करने जा रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऑयल खत्म हो रहा है उनके पास सरवाइव करने के लिए उनको अपनी कंट्री को एज अ टूरिस्ट पॉइंट बनाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो तेल तो खत्म हो रहा है, 10 साल का ही रह गया, उसके बाद क्या करेंगे? उनके पास मजबूरी में कर रहे हैं, कह लीजिए कि अभी पॉलिसीज अभी से देख रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऑयल, आरजू जी, इतना कलेजा चाहिए जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा है, कलेजा चाहिए। अपनी उनकी जिंदगी में तो ये पेट्रोल नहीं खत्म होगा, ये तो मैं आपको लिखित में। सर 10 साल कहा जा रहा है, उनकी जिंदगी 10 साल से तो ज्यादा ही होगी ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 साल का रह गया, 10-12 साल का, 15 साल का मैक्सिमम, 15 साल से ऊपर नहीं है। हमारे अपने 2-3 कुएं हैं, लेकिन उसमें है तेल। नहीं तो आपके कुएं में तेल है तो बस आप अपने कुएं का देखें ना, दुनिया के कुएं क्यों गिन रही हैं?
तो असलियत ये है कि MBS उनके पास कुएं हैं और वो फर्दर मोर वो निकाल सकते हैं, उनके पास तेल अच्छा है, इस लाइफ टाइम में उनका नहीं खत्म होता, ये बात सही है। लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद तो दिक्कत आएगी, ये बात तो समझनी है। अच्छा, जहां तक बात मैंने बोला था कि IPI पाइपलाइन अमेरिकन प्रेशर में बंद हुई थी, तो एक गाना है, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, उन लोगों के कमेंट्स हैं कि नहीं, स्ट्रेटेजिक मामलों में की वजह से। देखिए, स्ट्रेटेजिक मामले जो हैं वो कहने के लिए उसी पाइपलाइन को परस्यू कर रहे थे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, उनकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स आपको नहीं पता, इसलिए आप कमेंट कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि वो अमेरिकन प्रेशर में बहुत कुछ होता है इंडिया, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लेट्स कम बैक टू MBS। MBS हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब, और MBS के लिए जिगरा चाहिए इसमें। MBS के पास तेल है। अच्छा, तेल की एक आपको चीज बता, तेल ऐसे होता है, जब भी कभी आप ऑयल ड्रिल करते हैं तो पहले वो प्रेशर से आपके पास, तो आप उसको बेचना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब तेल इक्विलिब्रियम पे आता है, जब प्रेशर खत्म होता है, तो आप उसमें गर्म पानी डालते हैं और तेल को बाहर निकालते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल होता है। फिर उसके बाद एक चीज आती है जिसे बोलते हैं तेल आधे से कम रह गया, उसका एक वर्ड होता है, मैं मेरे दिमाग से अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में निकल गया। उसके बाद वो होता है तेल, वो नेगेटिव में जाता है। तो ज्यादातर तेल के कुएं जो हैं वो हाफ से कम नहीं हुए हैं सऊदी के, अभी उसमें है, ठीक है ना, अभी उसमें है। फिर उसके बाद वो जाएगा, अभी बहुत है, अभी बहुत है।